सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, गेटिंग रेडी, तैयार होना। तो भारत जो है G20 की प्रेसिडेंसी, G20 की अध्यक्षता के लिए तैयार हो रहा है। यानी कि ये जो G20 ग्रुप है इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। इंडिया ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी नीड्स, भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान, यानी कि भारत को G20 की अध्यक्षता के दौरान ज़रूरत है किस बात की? टू ब्रिंग ऑल नेशंस इन लाइन विथ इट्स विज़न, कि भारत जो है सभी राष्ट्रों को लेके आए। इन लाइन विथ का मतलब है के अनुरूप, के अकॉर्डिंग। इट्स विज़न, विज़न का मतलब है कि भाई जो आपका फ्यूचर प्लान है उस प्लान के मुताबिक सभी देशों को साथ में लाने की भारत को ज़रूरत है। विथ द हैंड ओवर ऑफ द गेवल, देखो हैंड ओवर ऑफ द गेवल ये एक तरह की ईडियम है। हैंड ओवर ऑफ द गेवल इसका मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप है उसमें महत्वपूर्ण पोजीशन जो है, महत्वपूर्ण पद जो है वो किसी दूसरे को सौंप देना, उसे कहा जाता है हैंड ओवर द गेवल। तो विथ द हैंड ओवर ऑफ द गेवल फ्रॉम इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो। तो देखो क्या हुआ है कि G20 की जो अध्यक्षता है अब प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, हैंड ओवर कर दी है किन्हें? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। तो विथ द हैंड ओवर ऑफ द गेवल फ्रॉम इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक ओवर लीडरशिप। तो क्या किया गया कि पहले ये जो महत्वपूर्ण पोजीशन थी इंडोनेशिया के पास थी, अब अध्यक्षता जो है भारत को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई है, ठीक है ना। टुक ओवर, टुक ओवर का मतलब है पदभार संभालना, ग्रहण करना। लीडरशिप ऑफ द G20 प्रोसेस ऑन वेनेसडे, है ना। तो ये जो है बुधवार को हुआ कि G20 की लीडरशिप जो है उसका पदभार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संभाला। विच विल पोजीशन, इसके माध्यम से ये होगा कि ये जो G20 में अध्यक्षता की पोजीशन है ये भारत को कहाँ पे लाके रख देगी? विच विल पोजीशन इंडिया एट द हेल्म ऑफ। एट द हेल्म ऑफ का मतलब होता है कंट्रोल में होना। एट द हेल्म ऑफ का मतलब होता है शीर्ष पे होना, कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर्मिंग, निर्मित करना। कॉन्सेंसस का मतलब है सहमति। तो इसके माध्यम से क्या होगा, भारत एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, भारत जो है शीर्ष पोजीशन में आ जाएगा। भारत की स्थिति जो है आप कह सकते हो कि कंट्रोल करने वाली होगी। भारत जो है इस बात को निर्मित कर पाएगा क्या, कि कॉन्सेंसस, सहमति निर्मित हो सके अमोंग, के बीच, द मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज ओवर द नेक्स्ट ईयर। ओवर द नेक्स्ट ईयर का मतलब है आगे आने वाले, अगले साल के दौरान जो सर्वाधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच में एक सहमति निर्मित की जा सके, है ना। तो ये कर पाने में भारत जो है सक्षम हो पाएगा। इंडियाज़ प्रेसिडेंसी, भारत की ये जो अध्यक्षता है, विच बिगिनस ऑन December 1, ये भारत की अध्यक्षता, भारत की G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब से होगी? 1 दिसंबर से। तो ये जो भारत को प्रेसिडेंसी मिली है कम्स एट अ टाइम, ये एक ऐसे समय पे आती है, यानी कि ये एक ऐसे समय पे मिली है व्हेन द वर्ल्ड फेसेस इकोनॉमिक हार्डशिप। इकोनॉमिक हार्डशिप्स का मतलब हो गया आर्थिक कठिनाइयाँ, आर्थिक परेशानियाँ। एक ऐसे समय पर जबकि विश्व जो है कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। एंड ग्लोबल रिसेशनरी ट्रेंड, और वैश्विक रूप से मंदी के ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं ना, कई जगह पे जो है मंदी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है, आर्थिक मंदी का। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा द पॉलिटिकल पोलराइजेशन, और क्या है सिचुएशन पूरे अगर हम बात करें वैश्विक सीनेरियो में, तो देखो पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है दो विरोधी
भागों में बट जाना, दो विरोधी धाराओं में बट जाना। तो राजनीतिक रूप से पोलराइजेशन हमें देखने को मिला है। किन किन के बीच? द यूएस एंड यूरोपियन एंड रशिया। एक तरफ तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश हैं, दूसरी तरफ रशिया है। तो इनमें हमें क्या देखने को मिलता है? एक तरह की राजनीतिक लड़ाई इनमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। एक तरीके का पोलराइजेशन देखने को मिलता है कि एक और तो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और दूसरी ओर है रशिया। ऑल G20 मेंबर्स विल मेक एवरी मीटिंग। तो देखो, इन एडिशन इसके अलावा ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ठीक है ना, अब इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ध्यान में रखते हुए ऑल G20 मेंबर्स विल मेक एवरी मीटिंग दैट इंडिया विल होस्ट फ्रॉट विथ। देखो, फ्रॉट के साथ में विद प्रेपोजिशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में अक्सर पूछा जाता है, फ्रॉट के साथ में आता है विथ। इसका मतलब होता है भरे होना, किसी चीज़ से भरे होना। तो इसके कारण क्या होगा, आगे जो भी मीटिंग्स होंगी G20 मेंबर्स की, ठीक है ना, तो जो प्रत्येक मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता या आप कह सकते हो कि जिसकी मेज़बानी जो है भारत के द्वारा की जाएगी, तो वो मीटिंग जो है भरी होगी किस चीज़ से? टेंशन से, है ना। उसमें आपको जो है तनाव देखने को मिलेंगे हर मीटिंग्स में ना, क्योंकि वहाँ रशिया भी आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के देश भी मिलेंगे, अमेरिका भी रहेगा। बट द G20 समिट इन बाली, लेकिन ये बाली में जो G20 मीटिंग हुई, समिट का मतलब होता है मीटिंग या फिर एक तरीके का सम्मेलन। तो ये जो G20 मीटिंग हुई बाली में, प्रोवाइडेड, इसने इस बात को हमें प्रोवाइड कराया, ये बात उपलब्ध कराई, सम पॉजिटिव सिग्नल्स, है ना। तो इस मीटिंग के माध्यम से हमें जो है कुछ सकारात्मक संकेत प्राप्त हुए हैं। डेस्पाइट फियर्स, यानी कि डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, फियर्स कई तरह के डर, तो डरों के बावजूद दैट G20 मेंबर्स वुड फेल टू प्रोड्यूस अ जॉइंट स्टेटमेंट, यानी कि इस बात का डर था कि जो G20 के सदस्य हैं वे फेल हो जाएंगे, यानी कि वे एक संयुक्त स्टेटमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। देखो क्या होता है, कोई मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कुछ पॉइंट्स पे बात की जाती है और मीटिंग के जो सभी सदस्य हैं वो एक संयुक्त स्टेटमेंट, एक संयुक्त बयान जारी करते हैं। तो इस मीटिंग के दौरान इस तरह के डर थे कि इस मीटिंग में क्या होगा, जॉइंट स्टेटमेंट जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। लेकिन शेरपास, शेरपा का मतलब होता है डिप्लोमेट, है ना। डिप्लोमेट का मतलब राजनयिक, कूटनीतिक। शेरपास ऑफ ईच डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब है आपका दल। तो प्रत्येक देश से जो दल आए थे और उन दल में उनके जो डिप्लोमेट थे ना, उनके जो हेड थे। प्रेजर्व्ड का मतलब है किसी बात को मेंटेन करना। टू रीच का मतलब है पहुंचना। 17 पेज कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब है जिस पर सभी सहमत हैं ना, एक तरीके से कंसेंसस डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा दस्तावेज जिस पर सभी अपनी सहमति प्रदर्शित करते हैं। तो लेकिन फाइनली क्या हुआ कि भाई डर तो था कि ये जो मीटिंग हो रही है इसमें एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन विभिन्न देशों के जो दल हैं उनके जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने इस बात को मेंटेन किया और फाइनली जो है एक 17 पेज का उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है जारी किया, यानी कि उस पर जो है सहमति दिखाई। एक्सपेक्टेडली, यानी कि ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, है ना, आशा के अनुरूप। देयर वाज ट्रबल, इस बात को लेकर परेशानी थी, किस बात को लेकर? ओवर। देखो, किसी बात को लेकर लड़ाई है, किसी बात को लेकर परेशानी है, तो वहाँ हम लगाते हैं ओवर प्रेपोजिशन। द पैराग्राफ्स, ये जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया इसमें कुछ पैराग्राफ लिखे गए थे, तो इन पैराग्राफ्स के ऊपर जो है कुछ थोड़ी सी परेशानी थी। क्यों? ये पैराग्राफ किससे संबंधित है? ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, लड़ाई, यानी कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है, इससे जुड़े हुए जो पैराग्राफ्स थे उनको लेकर थोड़ी सी परेशानी थी। इंडियाज़ रोल इन टेम्परिंग, देखो टेम्पर का मतलब होता है थोड़ा सा रिड्यूस कर देना। जैसे मान लो कोई बात कही गई और उस बात में बहुत ही कठोर शब्द कहे गए, तो उन कठोर शब्दों को आपने थोड़ा सा लाइट कर दिया, है ना, थोड़ा सा चेंज करके उनको थोड़ा हल्का कर दिया। भारत की भूमिका इन टेम्परिंग सम ऑफ द लैंग्वेज ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। देखो, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से
किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना, उसे कहा जाता है नेगोशिएट करना, नेगोशिएशन। तो भारत ने क्या किया, टेम्पर किया है ना, यानी कि सम ऑफ द लैंग्वेज ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, कि कुछ जो पैराग्राफ्स लिखे हुए थे जिनको लेकर थोड़ी सी परेशानी थी, तो भारत ने क्या किया, उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा लाइट कर दिया है ना, थोड़ा सा उस लैंग्वेज में चेंज कर दिया है ना, जब ये नेगोशिएशन चल रहे थे उस दौरान, ठीक है। तो ये जो भारत की भूमिका है, तो इंडियाज रोल इन टेम्परिंग सम ऑफ द लैंग्वेज ड्यूरिंग द नेगोशिएशन हैज़ बीन हाईलाइटेड, है ना। तो भारत की जो भूमिका है उसको क्या किया गया, हाईलाइट किया गया ना। भारत की भूमिका को आप कह सकते हो कि एक मुख्य भूमिका रही भारत की इसमें, इस संबंध में। एंड मिस्टर मोदीज फ्रेज, फ्रेज का मतलब है कोई एक आपकी बात है ना, कुछ आपने कहा है, कुछ शब्द आपके द्वारा कहे गए हैं, उनको कहेंगे फ्रेज। एंड मिस्टर मोदीज फ्रेज एट द SCO समिट इन सितंबर, सितंबर में SCO जो मीटिंग हुई थी उसमें मिस्टर मोदी ने जो कहा था है ना, कुछ शब्द उन्होंने कहे थे। क्या कहे थे, जैसे कि ये शब्द उन्होंने कहे थे, दैट दिस इज, मिस्टर मोदी ने कहा था दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वार। इरा का मतलब होता है युग। तो उन्होंने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। मिस्टर मोदी ने कहा था दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वार, कि यह वार का युग नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है। तो इस तरह की जो कुछ बातें हैं, ठीक है ना, इनको भी हाईलाइट किया गया है ना इस मीटिंग के दौरान। तो इस तरह के जो शब्द हैं मिस्टर मोदी के, जैसे कि ये फ्रेज़ है वाज इंक्लूडेड इन द फाइनल स्टेटमेंट, इस फ्रेज़ को फाइनल स्टेटमेंट जो जारी किया गया इस G20 मीटिंग के दौरान, उस मीटिंग में, उस स्टेटमेंट में इस फ्रेज़ को इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया। द मेजोरिटी ऑफ द G20 लीडरशिप, द मेजोरिटी यानी कि G20 से जुड़े हुए जो अधिकांश देश थे, वाज नॉट इन फेवर ऑफ इक्विवोकेटिंग। देखो, इक्विवोकेट का मतलब होता है किसी बात को अस्पष्ट तरीके से कहना, यानी कि जब आप किसी बात को क्लियर कट तरीके से नहीं कहते, साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में आप अगर किसी बात को नहीं कह रहे हो, तो इसका मतलब है आप इक्विवोकेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। ऑन द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पे लड़ाई या फिर संघर्ष। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है ना, उस संघर्ष को लेकर ज़्यादातर जो देश थे उन्होंने साफ साफ शब्दों में जो है इस संघर्ष की निंदा की, इसकी बुराई की, है ना। कुल मिला के उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी बात को कहा। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है। और इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है, इक्विवोकेट का मतलब होता है अस्पष्ट तरीके से, ये है ना, अस्पष्ट तरीके से कहना, है ना, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से नहीं रखना। किसी वाक्य में जब दो बार नेगेटिव शब्द आ जाएं, एक तो नोट आ गया और दूसरा शब्द भी नेगेटिव आ गया, तो फिर वाक्य क्या है, पॉजिटिव हो जाता है आपका। अब इसका मतलब ये निकल रहा है कि G20 में जो ज़्यादातर देश थे ना, उनका ये कहना था, यानी कि उन्होंने रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है उस लड़ाई की उन्होंने निंदा की, ठीक है ना, कुल मिला के। जबकि भारत और इसके अलावा कुछ और देश जो थे, हैव बीन डूइंग, वे ऐसा करते रहे हैं। क्या करते रहे हैं, यानी कि वे जो है इक्विवोकेट करते रहे हैं कि भाई रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके बारे में भारत ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा, है ना, यानी कि जैसे खुलकर रूस की बुराई करना, ऐसा कुछ भारत ने नहीं कहा। अस्पष्ट तरीके से भारत और कुछ देश अपनी बातों को रखते रहे हैं। इसके उलट ये जो G20 मीटिंग हुई, इसमें ज़्यादातर देशों ने जो है अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखा। एंड द जॉइंट कम्युनिक का मतलब होता है घोषणा पत्र। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है ना, डबल एम आ रहा है, ध्यान रखना है ना। सेड दैट, तो जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें इस बात को कहा गया, क्या, दैट मोस्ट मेंबर्स, की अधिकांश जो सदस्य हैं, स्ट्रांगली कंडेम, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना किसी चीज़ की, द वार इन यूक्रेन। तो घोषणा पत्र में कहा गया कि अधिकांश जो सदस्य हैं G20 के, वे ये जो यूक्रेन वार है इसकी निंदा करते हैं स्ट्रांग तरीके से। इट वाज अ पॉजिटिव साइन, यह एक सकारात्मक संकेत था कि वाइल, जबकि रशिया प्रोटेस्टेड द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया, इस स्टेटमेंट का विरोध रशिया के द्वारा किया गया। इट्स फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के जो विदेश मंत्री हैं सर्जेई लावरोव वाज प्रेजेंट, इस मीटिंग में
रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वे उपस्थित थे और रशिया ने ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें ये जो बात कही गई है ना, इसका विरोध किया। एंड प्रेसिडेंट पुतिन्स एब्सेंस, और इस मीटिंग में प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वे उपस्थित नहीं थे। एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, तो मिस्टर पुतिन की अनुपस्थिति ने वास्तव में योगदान दिया। किस चीज़ को योगदान दिया? अ मोर मैनेजेबल, मैनेजेबल का मतलब है जिसे आप आसानी से जो है मैनेज कर सको, कंट्रोल कर सको, आयोजित कर सको। अ मोर मैनेजेबल समिट फॉर इंडोनेशिया, है ना। तो क्या हुआ कि मिस्टर पुतिन की अनुपस्थिति के कारण इंडोनेशिया के लिए ये जो मीटिंग है ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो पाई, है ना। अब जैसे मान लो मिस्टर पुतिन भी यहाँ पे होते और देखो ये जो स्टेटमेंट कहा गया कि भाई ज़्यादातर मेंबर्स ने क्या हुआ कि ये जो यूक्रेन वार है इसकी निंदा की, तो हो सकता है कि मतलब जो मीटिंग है थोड़ी अनफ्रेंडली हो सकती थी। द फैक्ट, ये तथ्य दैट कि मिस्टर मोदी ऑल्सो एक्सटेंडेड हिज हैंड, एक्सटेंड का मतलब है विस्तारित करना किसी चीज़ को और आगे बढ़ाना। एक्सटेंडेड हिज हैंड टू चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, मिस्टर मोदी ने क्या किया इस मीटिंग के दौरान जो है अपना हाथ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ओर बढ़ाया, है ना। ड्यूरिंग, कब हुआ ये? ड्यूरिंग किस दौरान? द बैंक्वेट, देखो बैंक्वेट का मतलब होता है अ लार्ज फॉर्मल मील, जैसे कोई मीटिंग वगैरह होती है वहाँ पे कई लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पर क्या होता है जैसे स्पीच हो गई, तो स्पीच के बाद एक भोज आयोजित किया जाता है ना, जहाँ पर सभी लोग बैठ के भोजन करते हैं, है ना। एक जो भोज आयोजित किया जाता है तो उसको कहा जाता है बैंक्वेट। तो ये सब लोग जब खाना खा रहे थे ना, तो उस दौरान मिस्टर मोदी ने शी जिनपिंग के साथ जो है हाथ जो है उन्होंने आगे बढ़ाया उनसे, है ना। तो ये जो फैक्ट हमें देखने को मिलता है, ये जो बात हमें देखने को मिलती है कि मिस्टर मोदी ने मिस्टर शी जिनपिंग की ओर जो है अपना हाथ बढ़ाया, तो ये तथ्य जो है इज़ इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक तरीके का विरोधाभास होना, दो अपोजिट चीज़ें जब आपको देखने को मिलती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। टू देयर स्टोनी, स्टोनी का मतलब होता है एक तरीके से अनफ्रेंडली, बोलते हैं ना जैसे उसका दिल पत्थर का दिल है, यानी कि उसमें जो है सिंपैथी नहीं है किसी के प्रति, तो उसको बोलेंगे स्टोनी। डिमीनर का मतलब होता है आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार। डिमीनर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछा जाता है, ठीक है ना। DEME है ना, NOUR है ना, तो स्पेलिंग पर बहुत फोकस करना है। डिमीनर का मतलब है व्यवहार, ठीक है। एट द SCO समिट इन सेप्टेम्बर, देखो सितंबर में SCO जो मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के दौरान मिस्टर मोदी और मिस्टर शी जिनपिंग का व्यवहार जो था, और अभी ये जो मीटिंग हुई G20, इसमें जो व्यवहार है, इन दोनों व्यवहारों में हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। दोनों व्यवहार जो है परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो SCO समिट हुई थी सितंबर में, तो उस समिट के दौरान मिस्टर मोदी और मिस्टर शी जिनपिंग जो है ना, उन्होंने कोई बात नहीं की थी आपस में, लेकिन यहाँ पर जो है इनके बीच में थोड़ी सी बातचीत हुई। तो कुल मिला के ये जो तथ्य हमें देखने को मिलता है ना, कुड सिग्नल अ थॉ, देखो THAW, इस थॉ का मतलब होता है बर्फ़ का पिघलना। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि जो आपके रिलेशंस हैं, है ना, उनका थोड़ा सा फ्रेंडली होना, जो आपके रिलेशंस हैं ना उनमें थोड़ी सी गर्माहट आ जाना, जैसे बर्फ़ पिघल जाए ऐसे ही आपके अंदर जो एक तरीके की कठोर भावनाएं हैं उनका पिघल जाना, रिलेशंस का फ्रेंडली हो जाना। तो ये जो तथ्य हमें देखने को मिला कि मिस्टर मोदी ने जो है बातचीत करना चाहिए शी जिनपिंग के साथ, तो ये इस बात के संकेत दे सकता है कि अ थॉ इन टॉक्स बिटवीन देम, कि दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में जो है एक तरीके से फ्रेंडली शुरुआत हो सकती है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस, कब से? द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन की सीमा, है ना। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, है ना। गतिरोध का मतलब है कि भाई दो जो ग्रुप है ना वो आपस में अड़ जाएं, बिल्कुल आपस में एक दूसरे को लेकर, है ना। बीगन इन 2020, 2020 में LAC गतिरोध की जब से शुरुआत हुई तब से लेके ये पहली बार था कि जो है थोड़ी सी बातचीत मिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच हमें देखने को मिली। तो ये कुछ पॉजिटिव संकेत भी हो सकते हैं। वाइल मिस्टर मोदी में हैव टू एक्सप्लेन, कि जबकि मिस्टर मोदी को इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है
द शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब है एक तरीके से आपने कुछ चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। डोमेस्टिकली का मतलब है घरेलू स्तर पे। अब मिस्टर मोदी ने ये जो काम किया, अब उन्हें अपने देश में जो है इस बात का एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया। मिस्टर शी जिनपिंग से उन्होंने बात क्यों की कि जब भारत और चाइना के बीच एलएसी गतिरोध बना हुआ है, ठीक है। हिज डिसीजन, लेकिन मिस्टर मोदी का ये जो डिसीजन है टू स्पीक टू द चाइनीज़ प्रेसिडेंट, है ना, चाइनीज़ प्रेसिडेंट से बातचीत करना, उनसे बोलना, ऑल्सो रिफ्लेक्ट, ये इस बात को दर्शाता है द प्रैक्टिकल रियलिटी दैट इंडिया, इससे पता चलता है क्या, एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक, जो रियलिटी का मतलब हो गया वास्तविकता, वास्तविक स्थिति। तो कुल मिला के ये एक कह सकते हो आप कि उनका जो डिसीजन था मिस्टर मोदी का, ये प्रैक्टिकल रियलिटी को दिखाता है। एज, ऐसा इसलिए, देखो ध्यान रखना कि हम एज, इसके अलावा सिंस और इसके अलावा बिकॉज, है ना, इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं कारण बताने के लिए, ठीक है। अब देखो एज और सिंस का प्रयोग ऐसे कारण को बताने के लिए किया जाता है जो कि सुनने वाले को भी पता हो, ठीक है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि भाई चूंकि, जैसे एज आई एम सिक आई विल नॉट अटेंड दिस मीटिंग, जैसे मान लो सुनने वाले व्यक्ति को पता है कारण का, तो हम लगाते हैं एज या सिंस। हम कह सकते हैं भाई जैसा कि तुमने किराया नहीं दिया है तो मेरा मकान खाली कर दो, तो अगले सुनने वाले व्यक्ति को भी पता है कि कारण क्या है, आपको भी पता है। तो जब रीज़न पता होता है दोनों को, यानी कि जिससे बात कही जा रही है और जो बोलने वाला है, दोनों को कारण पता है, तो एज या सिंस का प्रयोग करते हैं। और अगर कारण नहीं पता है, कारण पहली बार बताया जा रहा है, तब हम लगाते हैं बिकॉज, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात कही गई है कि भाई ठीक है, मिस्टर मोदी ने ये जो डिसीजन लिया उसका उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल दृष्टि से इस बात को हम सही भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज होस्ट ऑफ द G20 एंड द SCO इन 2023, कि 2023 में भारत जो है मेजबानी करेगा, यानी कि G20 की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा जो SCO मीटिंग होगी उसकी भी भारत अध्यक्षता करेगा। तो इस अध्यक्षता के दौरान भारत को ज़रूरत होगी, विल नीड टू एंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने की कि द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ दोज ग्रुपिंग्स, कि SCO और G20 के अंतर्गत जो भी देश आते हैं, इन ग्रुपिंग्स में जो भी देश आते हैं, उन सभी की पूरी भागीदारी हो। अब भागीदारी तभी तो हो पाएगी ना जब आप सभी देशों से बातचीत करने में समर्थ हो। अब किसी से आप बोल ही नहीं रहे हो तो सभी की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो पाएगी। अब ये देखो SCO और G20 में कौन कौन से देश आते हैं, दैट इंक्लूड, इनमें ये देश भी शामिल है। राइवल्स का मतलब है जो आपके विरोधी हैं, जो आपके प्रतिद्वंद्वी हैं, सच है, जैसे कि चाइना एंड पाकिस्तान, है ना। अब इन ग्रुपिंग्स में G20 और SCO ग्रुपिंग्स में भारत के प्रतिद्वंद्वी या भारत के विरोधी देश जो है चाइना और पाकिस्तान भी आते हैं, ठीक है। लेकिन जब भारत G20 और SCO की अध्यक्षता करेगा तो ज़रूरी है आप जिस चीज़ की अध्यक्षता कर रहे हो उसमें, उस अध्यक्षता के दौरान आप सभी देशों से बातचीत कर सको। तो कुल मिला के इस बात को प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं मिस्टर मोदी का ये जो डिसीजन था, ठीक है। आगे देखते हैं। मोर सच प्रोग्राम्स विल बी नेसेसरी, मोर सच प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच, व्यावहारिक दृष्टिकोण, इसे कहा जाता है प्रैग्मेटिज्म, है ना, कि भाई कितने आप प्रैक्टिकल हो। तो इस तरह की जो आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल ज़रूरत है वो ज़रूरी हो सकती है। मोर सच प्रैग्मेटिज्म विल बी नेसेसरी फॉर इंडिया, भारत के लिए इस तरह की व्यावहारिकता की आवश्यकता होगी, है ना। क्यों? वो इसलिए इन इट्स ईयर ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी, कि भारत का जो G20 अध्यक्षता का वर्ष होगा, उस G20 की अध्यक्षता के वर्ष के दौरान इस तरह के प्रैग्मेटिज्म की, इस तरह की प्रैक्टिकल अप्रोच की भारत को ज़रूरत पड़ेगी। विद अबाउट 200 मीटिंग्स प्लान, भाई देखो ये जो आने वाला समय है ना जिसमें G20 भारत अध्यक्षता करेगा, SCO की अध्यक्षता करेगा, तो उसमें लगभग 200 जो मीटिंग्स हैं, है ना, उनकी प्लानिंग है, यानी कि 200 मीटिंग्स होंगी। टू अचीव दिस न्यू दिल्ली, टू अचीव, इस बात को अचीव करने के लिए ना, टू अचीव दिस न्यू दिल्ली विल हैव टू ब्रिंग ऑन बोर्ड, ब्रिंग ऑन बोर्ड ये है हमारी एक ईडियम। ब्रिंग ऑन बोर्ड का मतलब होता है जो विभिन्न पार्टीज़ हैं उनको सभी को साथ में लेके आना, उसे कहा जाता है ब्रिंग ऑन बोर्ड। तो कुल मिला के ये जो टारगेट है कि जो भी मीटिंग्स हैं उन मीटिंग्स में सभी देश जो है शामिल हो सकें,
तो इसके लिए भारत को ज़रूरत होगी कि सभी जो देश हैं वो साथ में आए। भारत को इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि सभी देशों को ऑन बोर्ड लेके आए, साथ साथ में लेके आए, है ना, टू ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल कंट्रीज विद इट्स विजन फॉर द फोरम्स फ्यूचर। फोरम का मतलब होता है मंच। तो ये जो हमारा G20 मंच हमने बनाया है ना, इसका जो भविष्य है इसको, है ना, और ये जिस लिए बनाया गया है, जो विज़न है ना, कि भाई जो योजना है इस विज़न के पीछे, है ना, वो पूरी हो सके, उसके लिए ज़रूरत है कि भाई सभी देश जो है वो साथ में आए। स्टीयरिंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। अब देखो इसके विज़न में कौन कौन सी बातें आती हैं। स्टीयरिंग का मतलब है डायरेक्शन देना, निर्देश देना, है ना, डायरेक्शन देना। द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक लीडरशिप, स्टीयरिंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक लीडरशिप थ्रू दिस डिफ़िकल्ट फेज, कि स्टीयरिंग द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक लीडरशिप, है ना, थ्रू का मतलब है इस चीज़ से गुजरना, है ना, इस माध्यम से। दिस डिफ़िकल्ट फेज़ का मतलब हो गया कठिन दौर। तो ये जो आप कह सकते हो द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक लीडरशिप, है ना, कि पूरे विश्व में जो आर्थिक, आप कह सकते हो, है ना, आर्थिक रूप से मजबूत जो देश हैं, है ना, उन्हीं के लिए कहा गया इकोनॉमिक लीडरशिप, है ना। तो उनको ये जो कठिन दौर है ना, इस कठिन दौर में डायरेक्शन देना, ठीक है ना। एंड प्रिपेयरिंग, और तैयार होना, किस बात के लिए, फॉर फ्यूचर पेरिल्स। पेरिल्स का मतलब होता है खतरे, आगे आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं, जो खतरे हैं, उनके लिए तैयार होना। इंक्लूडिंग कौन कौन से खतरे हैं, क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, एंड ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन है, फूड एंड एनर्जी शॉर्टेज है ना, कई जगहों पे हमें जो है भोजन और ऊर्जा की जो है शॉर्टेज देखने को मिल रही है, कमी देखने को मिल रही है। आतंकवाद का मुद्दा है, संघर्ष है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है। एंड ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, इसके ब्रिज का मतलब होता है गैप को पूरा करना। ये जो आप कह सकते हो कि जो ऑनलाइन डिवाइड देखने को मिल रहा है, एक ऑनलाइन गैप जो हमें देखने को मिल रहा है दुनिया भर में, है ना, उस गैप को पूरा करना, जो संघर्ष है उसे कम करना, आतंकवाद को ख़त्म करना, फूड एंड एनर्जी की जो शॉर्टेज है ना, इसको ख़त्म करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, क्लाइमेट चेंज जो है ना, इस ये जो जलवायु परिवर्तन है, इस है ना, जलवायु परिवर्तन जो है वो गड़बड़ाता जा रहा है, इसे नॉर्मल करने का प्रयास करना। तो ये जो सारे की सारे जो खतरे हैं, ठीक है, इन खतरों से तैयार होने के लिए, है ना, कि भाई इन खतरों से तैयार होने के लिए ना, इन खतरों से निपटने के लिए भारत को ज़रूरत होगी कि जो भी देश हैं उन सभी देशों को साथ में लाया जाए, बातचीत की जाए, ठीक है, और समाधान निकाला जाए, ठीक है ना। तो यही ये जो मंच है ना, फोरम का मतलब ध्यान में रखना, यही जो मंच है, इस मंच का उद्देश्य है।